हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि थोड़े टाइम के अंदर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स आएगी, उसके बाद प्री बोर्ड्स आएंगे और बोर्ड्स आएंगे। बात तो सही है। इसके अंदर आपको हमेशा केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स पूछे ही जाते हैं। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि जहां पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या तो जीरो मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना मोस्ट आईएमपी है। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और मैं कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप डेफिनेटली 110% परफेक्ट स्कोर लाओगे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव्स में। बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गिवन है व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। आप लोगों को पता है कि सन से जो लाइट रिलीज होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट होती है, विजिबल रेंज होती है, इंफ्रारेड होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट ही दिखाई देती है, तो उसके वेवलेंथ की रेंज कितनी होगी, ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4 इंटू 10 टू दावर -7 मीटर से 8 इंटू 10 टू दावर -7 मीटर। अब इसको है ना ये लोग ट्विस्ट करके ऐसे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम ऐसा भी पूछ सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको ये आंसर जो है वो याद रखना पड़ेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करें तो सेंटर में से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, ये वाले डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ये याद रखना होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। दैट मींस हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, r इज इक्वल टू 2f। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉनकेव मिरर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया था, वापस से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब कॉनकेव मिरर के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से होता है। अब ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये एक्चुअल में हमने रे डायग्राम बनाते वक्त डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने रे डायग्राम वाला पार्ट मिस किया है तो ऑलरेडी उसकी वीडियोस यहाँ पे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट इंसिडेंटली पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होती है। ये हमने रूल नंबर 3 के अंदर देखा था। अगेन ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है वेयर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगेन ये रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को रे डायग्राम आने ही चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कॉनकेव मिरर के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे सो दैट वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने। तो आप लोगों को याद हो तो कॉनकेव मिरर के अंदर टोटल 6 रे डायग्राम्स थे। उसके अंदर जो 6th नंबर का रे डायग्राम था जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमारे पास पोल होता है, यहाँ पे हमारे पास फोकस होता है, और जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था तो उस केस में वहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी बिहाइंड द मिरर। दैट मींस पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए,
ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पूछा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। पहले ये समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बिगर है या कितनी स्मॉलर है। ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एच आई अपॉन एच ओ कहा जाता है, इसको एच डैश अपॉन एच बी कहते हैं। एच डैश मतलब कि हाइट ऑफ इमेज बनता है। अब जब भी आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो तो उस केस में आपकी इमेज और आपकी हाइट जो है वो हमेशा सेम रहती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारी साइज जो है वो स्मॉलर या बिगर हो जाएगी कॉन्केव मिरर के अंदर, मतलब कि एच आई और एच ओ सेम रहते हैं। तो उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन है फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज डैश। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार ये बोर्ड के अंदर पूछा गया है। अब जब भी रे इनफाइनाइट से आती है तो वो फोकस से पास होती है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, ये सब कुछ हमने कॉन्केव मिरर में देखा था। लेकिन यहाँ पे हमें प्लेन मिरर के बारे में पूछा है। अब समझना फोकल लेंथ और पावर का क्या रिलेशन होता है। पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, ठीक है। प्लेन मिरर जो है वो कभी भी लाइट को कन्वर्ज नहीं कर सकता, ठीक है। उसका जो पावर है वो क्या होता है? 0। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू मैं 1 अपॉन पी लिख सकता हूं, तो एफ इज इक्वल टू मैं 1 अपॉन 0 लिख सकता हूं, और 1 अपॉन 0 को क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट। दैट मीन्स फोकल लेंथ किसी भी प्लेन मिरर की बनती है इनफाइनाइट, ठीक है। प्लेन मिरर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे उसका कोई फोकस होता ही नहीं है, कोई ऐसा फोकल पॉइंट नहीं होता। दैट मीन्स इनफाइनाइट हमेशा इसका आंसर बनता है। फोकल लेंथ पूछे तो इनफाइनाइट लिखने का, पावर पूछे तो हमेशा 0 लिखने का। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है which of the following materials has maximum optical density। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें पता चलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक टेबल आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है, 2.42 जितना होता है। इसका आंसर जो है वो हमारा डायमंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन इट्स इमेज एज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम हाइट एज द ऑब्जेक्ट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज समझना, हमें सेम हाइट चाहिए इमेज की एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअल में है हमारा रे डायग्राम नंबर 3, आप लोगों को याद हो तो। और वहां पे जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखते थे तब ये बनता था, तो हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। एयर के कंपैरिजन में सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा ही होता है। डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा ही होता है, सॉरी न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। दैट मींस हमारा आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द लेंसेज विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हैज मैक्सिमम पावर। आपको टोटल 4 लेंस की 4 फोकल लेंथ गिवन है, आपको मैक्सिमम पावर निकालना है। पावर और फोकल लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसका पावर कम होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है तो उसका कन्वर्जिंग पावर सबसे ज्यादा होगा।
दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5 डायोप्टर। अगेन फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। अगर हमें f निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा 1/p। 1/5 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.2 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बनेगा 20 सेंटीमीटर। हमारा आंसर जो है वो आएगा 20 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो आंसर के अंदर भी प्लस साइन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा है इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर, बेंजीन एंड सैफायर आर 1.33, 1.5 and 1.77 respectively, then which medium has maximum relative refractive index। ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 3 मटेरियल गिवन है, वाटर, बेंजीन एंड सैफायर। हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है दो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। अब ये रेशियो कब मैक्सिमम हो सकता है? जब ऊपर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और नीचे वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो, तो वहां पे ये रेशियो मैक्सिमम बनेगा। न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, तो हमें आंसर मैक्सिमम मिलता है। दैट मींस सबसे ऊपर वाला जो नंबर है, न्यूमरेटर वाला नंबर जो है वो 1.77 होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला नंबर 1.33 होना चाहिए। दैट मींस 1.77 सैफायर का है, 1.33 वाटर का है, तो सैफायर रिलेटिव टू वाटर ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा है विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये भी मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। कभी भी प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाता है, हमेशा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 14 में गिवन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर, ग्लास एंड डायमंड आर 1.33, 1.5 and 2.42 respectively, which medium has maximum optical density। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, समझना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसको ही हम कहते हैं मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, किसका है? डायमंड का है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर बनेगा डायमंड। क्वेश्चन 15 में पूछा है Which of the following always forms virtual image। हमेशा वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? ये जो है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आप लोगों को याद रखना है कि मिरर, कौन सा मिरर हमेशा कौन ये जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, तो मिरर में याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर होता है, और लेंस के अंदर आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस होता है। दैट मीन्स जहां पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस लिखा है वो हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मीडियम। मान लो हमारे पास ऐसा कोई एक मीडियम है, ठीक है। अब उसमें ऐसे नॉर्मली लाइट इंसिडेंट होती है। नॉर्मली का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक नॉर्मल रे होगी। अब उसके साथ अगर हम एंगल मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनता है, लेकिन सरफेस के साथ देखोगे तो 90 डिग्री। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट वाला एंगल सब कुछ नॉर्मल के साथ ही मेजर होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री। कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, बिकॉज सारे के सारे एंगल नॉर्मल से ही मेजर किए जाते हैं। दैट मीन्स आंसर हमारा आएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन 17 में पूछा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम एन मिरर योर इमेज अपीयर्स ऑलवेज इरेक्ट।
हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है। कौन सा मिरर होगा? तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि इरेक्ट इमेज जो है वो दो टाइप के मिरर में बनती है हमेशा। ठीक है, कौन से मिरर होते हैं? तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, देन समझना। अब वापिस से मिरर वाला क्वेश्चन है, वापिस से वर्चुअल इमेज पूछा है। अब वर्चुअल इमेज जो है एक्चुअल में तीनों के तीनों मिरर बनाते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो केस नंबर 6 है उसमें भी वर्चुअल बनती है, ये तो ऑलवेज वर्चुअल बनाता है, ये भी ऑलवेज वर्चुअल बनाता है। बस इसके अंदर सिर्फ केस 6 के अंदर वर्चुअल बनती है। दैट मीन्स कोई भी मिरर यहाँ पे तीनों में से जो गिवन है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो आएगा एनी ऑफ द मिरर गिवन अबव। क्वेश्चन 19 में पूछा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। समझना, कॉनकेव मिरर गिवन है, वापिस से हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। आप लोगों को याद हो तो इमेज भी यहीं पे बनती थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारी इमेज होती है, यहाँ पे हमारा होता है पोल। हमें क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो यहाँ पे इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। तो हमारा आंसर बनेगा फोकल लेंथ का डबल, मतलब कि 2f हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन 20 के अंदर गिवन है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर is obliquely incident on undisturbed horizontal surface of pond water inside the water it। अब समझना, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारे पास वाटर है, यहाँ पे ऐसे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है। एयर को कहा जाता है रेरर मीडियम, वाटर को कहा जाता है डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ये सारी थियरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये गिवन है, वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 21 के अंदर गिवन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ थ्री सब्सटेंसेस ए बी एंड सी आर 1.33 1.65 एंड 1.46 रिस्पेक्टिवली इन विच सब्सटेंस इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोरिलेट करे। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट मींस n इज प्रोपोर्शनल टू 1/v बनता है। ये जो v है उसको कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी सब्सटेंस और मीडियम। जिस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर वेलोसिटी सबसे कम आएगी। जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसके अंदर वेलोसिटी सबसे ज्यादा आएगी। हमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस ए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, दैट मींस वो हमारा आंसर बनेगा। 22 के अंदर गिवन है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर is moved from far off distance towards the pole of the mirror then size of the image। ये ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे आपको रे डायग्राम पता ही होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात की है। ठीक है, अब क्या होता है समझना। कॉन्वेक्स मिरर का जब हमने फर्स्ट रे डायग्राम ड्रॉ किया था तो फर्स्ट रे डायग्राम में हमें एफ के ऊपर इमेज बनती थी और वो बनती थी वेरी डिमिनिश्ड, जिसको हम पॉइंट साइज भी कहते थे।
अब ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम इनफाइनाइट से जो ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ पुश करते हैं और उसको फाइनाइट डिस्टेंस में लेके आते हैं तो इमेज की साइज में क्या चेंज आता था। तो फर्स्ट केस के अंदर वेरी डिमिनिश बनी थी। सेकंड केस याद हो तो P और F के बीच में बनता था। दैट मीन्स साइज बड़ी हो जाती थी। दैट मीन्स साइज हमारी इंक्रीज होगी। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों को रे डायग्राम पता है तो ही आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन 23 के अंदर गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज मूव्ड फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर देन। वापिस से सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इमेज के बारे में पूछा है कि इमेज कहाँ पे मूव करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फर्स्ट केस के अंदर जो है इमेज F के ऊपर बनती थी। सेकंड केस के अंदर इमेज जो है वो P और F के बीच में बनी थी। तो सेकंड केस में इमेज जो है वो लेफ्ट की तरफ मतलब कि पोल की तरफ शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जब ऑप्शन मिलता है हमें ए वाला कि मूव टुवर्ड्स दी पोल, वो हमारा करेक्ट सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉर्ड। एक स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं, पोल। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, पोल। क्वेश्चन 25 के अंदर पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्कुलर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर कॉर्ड। ये हमारा स्फेरिकल मिरर बनता है, उसका डायमीटर मतलब कि ये वाला पोर्शन उसको हम क्या कहते हैं, ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं एपर्चर। दैट मींस आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू obtain its real image of same size as the object। ये क्वेश्चन कह सकते हो कि थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि सेम साइज की हमें इमेज चाहिए और वो मिलती है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27 में पूछा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रे डायग्राम जिसको आता है वही स्टूडेंट ये कर पाएगा। हमें रियल और डिमिनिश्ड इमेज बनानी है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो उस केस में डिमिनिश्ड इमेज बनती थी। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स पोल की तरफ शिफ्ट करते जाते थे तो वहां पे इमेज की साइज बड़ी होती जाती थी, लेकिन बियॉन्ड सी वाले पार्ट में हमें डिमिनिश्ड मिलता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 28 के अंदर गिवन है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज यूजिंग कॉनकेव मिरर। वापिस से रियल है लेकिन मैग्नीफाइड पूछा है। मैग्नीफाइड इमेज जो है वो जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे तब मिलता था। तो ऑप्शन सी के अंदर ये गिवन है कि प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला पार्ट। 29 के अंदर गिवन है विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर दो टाइप का बनता है, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। रियल और एनलार्ज भी बन सकता है, रियल और डिमिनिश भी बन सकता है, लेकिन कभी भी वर्चुअल और एनलार्ज नहीं बन सकता। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आए पूछा है विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो एक ही टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 31 में गिवन है What happens to an obliquely incident ray traveling from glass to air। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वो डेंसर मीडियम बनता है। एयर जो है वो हमारा रेरर मीडियम बनता है। जब भी लाइट डेंसर से रेरर में ट्रैवल करती है तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी,
away from normal. Question 32. Which type of image cannot be obtained by concave mirror? कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज कभी भी नहीं बनाएगा? तो कॉनकेव मिरर के अंदर आप लोगों को याद हो तो वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज बनती थी केस नंबर 6 के अंदर। अदरवाइज वो रियल और एनलार्ज बनाता ही था, रियल और डिमिनिश्ड बनाता ही था, लेकिन वर्चुअल के साथ वो एनलार्ज ही बनाता था, डिमिनिश्ड इमेज वर्चुअल के साथ वो बनाता नहीं था। तो हमारा आंसर आएगा वर्चुअल और डिमिनिश्ड, जो कभी भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. इफ अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट्स फोकल लेंथ. अब मान लो किसी मिरर को तुम वाटर के अंदर प्लेस करते हो तो उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा? जब तक तुम मिरर के शेप को चेंज नहीं कर सकते तब तक उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तुम उसको किसी भी मीडियम में रख दो, कभी भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, बिकॉज किसी भी लिक्विड के अंदर रखने के बाद उसका शेप चेंज नहीं होता। आंसर आएगा डज नॉट चेंज। अब हम डिस्कस करते हैं एजर्शन रीजन क्वेश्चंस। एजर्शन का मतलब होता है आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिलेगा, वो स्टेटमेंट का एक रीजन दिया गया होगा। अगर आपको लगता है कि वो जो पर्टिकुलर रीजन है वो स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है स्टेटमेंट का, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे। आपको ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन के अंदर वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आप बी टिक करोगे। मतलब कि ए एंड आर दोनों ट्रू है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जो है ए के साथ मैच नहीं हो रहा है। फिर सी और डी बहुत इजी है। अगर आपको एजर्शन ट्रू लगता है और रीजन फॉल्स लगता है तो सी टिक करोगे, और असर्शन फॉल्स लगता है और रीजन ट्रू लगता है तो आप डी टिक करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एजर्शन में गिवन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी हम जब स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर की तरफ होता है, दैट मींस इट इज आउटसाइड द सरफेस। तो ये हमेशा ट्रू हुआ, ठीक है, तो ये हमारा एजर्शन करेक्ट है। अब आगे पूछा है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज द सेंटर। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक्चुअल में पूरा एक स्फीयर बनाने का ट्राई करता है और उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। साथ साथ में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो एजर्शन को परफेक्टली जो है डिस्क्राइब करता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है। दैट मींस आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है असर्शन के अंदर अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये हमने एमसीक्यू में भी देखा था कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होती है तो वो सेम पाथ को भी जो है ट्रेस करती है। दैट मींस ये हमारा ट्रू है। अब रीजन देखो क्या दिया है, द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, या तो आप कह सकते हो कि इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, इसलिए 90 डिग्री वो रिफ्लेक्ट होती है और सेम पाथ पे जाती है। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 3 के अंदर एजर्शन गिवन है लाइट डज नॉट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। वेरी गुड, परफेक्ट स्टेटमेंट है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट ही होगी, मतलब कि सेम डायरेक्शन नहीं होती। दैट मींस दिस इज ट्रू। अब रीजन क्या दिया है, the speed of light does not change as it enters from one transparent medium to another। ये गलत हो गया। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n इज इक्वल टू c अपॉन v।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन है इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हमें आप लोगों को याद हो तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आपको पता चल जाना चाहिए जब भी इमर्जेंट रे की बात करें तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा। अब द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस। आप लोगों को अगर इसका डायग्राम याद हो तो यहाँ पे एयर आता था, फिर यहाँ पे ये ग्लास था, वापिस से एयर आता था। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ठीक है। फिर लाइट ऐसे बेंड हो जाती थी और बाद में लाइट जो है वो इस तरीके से इमर्ज होती थी सच दैट कि ये इंसिडेंट रे और ये वाली इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल बनती थी और उसको हमने कहा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि ऑपोजिट पैरेलल फेसेस पे, ये वाला एक पैरेलल फेस हुआ, ये दूसरा पैरेलल फेस हुआ, ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब कि लाइट जितना यहाँ पे बेंड हो रही है उतना ही बाहर की तरफ निकल के बेंड होती है इक्वल अमाउंट में, जिसकी वजह से ये दोनों लाइट पैरेलल होती है। तो दैट मींस ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन है a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends away from normal। समझना, rarer से denser में जा रहे हैं तो वहां पे बेंडिंग दिया है अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, क्योंकि रेरर टू डेंसर में हमेशा होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जब एजर्शन फॉल्स होता है तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 में गिवन है द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट्स आर कॉनकेव स्फेरिकल। ये स्टेटमेंट ट्रू है, कॉनकेव मिरर का हमें यूज गिवन है। अब आगे पूछा है इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। क्या कॉनकेव हमेशा वर्चुअल बनाता है? रॉन्ग। ऑप्शन हम टिक करेंगे यहाँ पे सी। असर्शन के अंदर गिवन है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर। ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पे मैटर करता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी। एयर के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ग्लास के अंदर नहीं होती। तो अगर असर्शन ही फॉल्स है तो हम लिख देंगे हमारा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 के अंदर गिवन है आफ्टर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्वियसली रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। दोनों चीजें करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। हम लिख देंगे हमारा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 के अंदर गिवन है मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू प्लेन मिरर। हाँ, सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो या प्लेन हो। और फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है, ये हमें गिवन है। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन में गिवन है इट इज नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाय आई। हम वर्चुअल इमेज को आई से नहीं देख सकते, ऐसा दिया हुआ। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। हम देख सकते हैं तो हम क्या टिक कर देंगे? हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट नहीं आया है लेकिन आपको अब याद रह चुका होगा। हम लिख देंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ये रीड करते जाना है मेरे साथ। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहा जाता है, इमेज डिस्टेंस को v कहा जाता है, फोकल लेंथ f होता है, इसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। 1/u + 1/v = 1/f। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सारे की सारे मिरर के लिए, सारे के सारे सिचुएशन के लिए जहां पे हम सारे ऑब्जेक्ट को कोई भी पोजीशन पे रख सकते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है।
The size of the image formed by a spherical mirror depends upon the position of the object from the mirror. हम ऑब्जेक्ट को जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग इमेज की साइज बनती है. The image formed by spherical mirror can be bigger than the object, equal to the height of object and smaller than the object. ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन, जिसको हम m कहते हैं, HI/HO. इससे हमें पता चलता है. और वही चीज आपको नीचे गिवन है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इमेज इज रियल. ये खास करके याद रखना, मोस्ट IMP है. एंड इफ इट इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल. अगर m हमारा नेगेटिव है तो रियल इमेज है, m अगर हमारा पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है. ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें पूछा है, what is the position of an image when an object is placed at a distance of 20 cm from the concave mirror of focal length 20 cm. समझना, हमारे पास यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ठीक है. फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर. हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, 20 सेंटीमीटर पे ही. दैट मीन्स हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फोकस के ऊपर. जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस के ऊपर रखते थे, ये है हमारा केस नंबर 5. उस केस में इमेज कहाँ पे बनती थी, इनफाइनाइट पे. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in the figure. हमें यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन गिवन है ये वाला, ठीक है. यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस से. कौन सा जो फिगर है वो करेक्ट है, A, B, C और D. आपको टोटल 4 फिगर गिवन है, तो आपको अगर रूल्स याद होंगे तो ये आंसर कर पाओगे. जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है तो वो हमेशा फोकस से ही पास होती है. तो फिगर नंबर डी के अंदर दिखाया है कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जा रही है, तो हमारा आंसर आएगा फिगर डी. अब पूछा है क्वेश्चन 3 के अंदर, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज -2 then characteristic of image will be. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर साइन नेगेटिव है तो वो रियल बनता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल वाला आंसर. अब समझना 2 क्या बताता है. 2 का मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 टाइम्स हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि रियल और एनलार्ज्ड होगा हमारा आंसर. यहाँ पे रियल एंड स्मॉल दिया है, मतलब कि वो हम टिक नहीं करेंगे. रियल और इन्वर्टेड दिया है तो वो हम टिक कर देंगे, हमारा आएगा ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है, द मिरर फॉर्मूला होल्ड्स फॉर. ये भी देखो उसी पैराग्राफ में से डायरेक्टली पूछा है कि सारे के सारे मिरर के लिए ये एप्लीकेबल है, तो ऑल ऑफ दिस हम आंसर लिख देंगे. क्वेश्चन 5 के अंदर गिवन है, a parallel beam of light is made to fall on a concave mirror. An image is formed at a distance of 7.5 from the mirror. समझना, पैरेलल बीम जा रही है, जो भी हमने फिगर डी वाला देखा ना उसी के ऊपर ये है. जब पैरेलल बीम ट्रैवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाती है, फोकस से जाती है. यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही है, 7.5 सेंटीमीटर पे, तो वही तो हमारी फोकल लेंथ बन जाएगी. तो हम लिख देंगे आंसर हमारा 7.5 सेंटीमीटर. अब आ रहा है केस स्टडी नंबर 2. वापिस से इसको रीड करेंगे. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू 2 लॉज. ठीक है, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं. फर्स्ट लॉ के अंदर बताया है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant.
मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे इसको म्यू से दिखाया है, हम इसको एन भी कहते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 भी कहा जाता है। इसको साथ साथ में रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम n इज इक्वल टू सी बाई वी भी कहते हैं। अब आगे पूछा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने थियरी समझ ली। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखे तो हमें पूछा है When light travels from air to glass, air हो गया हमारा रेरर मीडियम, ग्लास हमारा हो गया डेंसर मीडियम। तो रेरर टू डेंसर जाते हैं तो बेंडिंग होता है टूवर्ड्स नॉर्मल, और टूवर्ड्स नॉर्मल होगा तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल कम हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा। तो हम लिख देंगे आंसर ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है When a ray of light travels from air to a medium, the angle of incidence is 45, the angle of refraction is 30, the refractive index of second medium with respect to first medium। तो अभी हमने देखा n इज इक्वल टू हमने लिखा था साइन आई अपॉन साइन आर। अभी ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। आई हमें गिवन है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 45, नीचे लिखेंगे साइन 30। साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 2 नीचे आ जाएगा, कट करोगे तो ऊपर आ जाएगा रूट 2। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ऑप्शन आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। ऑब्वियसली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है तो मैक्सिमम वहां पे स्पीड मिलेगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है तो उसके अंदर स्पीड सबसे कम मिलेगी, तो हमारा आंसर आएगा डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और एयर के अंदर लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ग्लास के अंदर स्पीड क्या होगी लाइट की, n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। हमें मीडियम मतलब कि ग्लास के अंदर स्पीड निकालनी है, हमें v निकालना है, तो हम कर देंगे c अपॉन n। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 1.5, कट करोगे तो ऊपर आएगा 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, एन ए अपॉन एन बी 2 गिवन है। फिर पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब कि nb अपॉन na पूछा है, मतलब कि इसका उल्टा पूछा है। तो ये रेसिप्रोकल कर दो, 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का मतलब 0.5, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब है हमारा केस स्टडी नंबर 3। अगेन देखो क्या गिवन है when the ray of light travels from one transparent medium to another, the path of the light is deviated, this phenomena is called refraction। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है ये सब कुछ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर, मतलब कि वो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब द स्पीड ऑफ द लाइट वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड रेरर मीडियम, whereas in which the speed of light is less is called denser medium। अब रेरर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है। Whenever light goes from one medium to another, frequency of light does not change। ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इससे ये कंक्लूड होता है कि स्पीड चेंज हो जाती है और उसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर when light travels from air to glass, the ray of light bends, मतलब कि रेरर से डेंसर
तो क्या होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो यहीं से आपको पता चल गया, रेरर है डेंसर है, यहाँ पे बेंडिंग देखो, ये आई के एंगल में आर एंगल कम हो गया तो उसको हम कह देंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 2 के अंदर गिवन है, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए टू बी, नो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स इफ। लाइट बेंड नहीं होगी कौन से केस में, तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है तो लाइट बेंड नहीं होती। क्वेश्चन 3 के अंदर पूछा है, लाइट पास कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमने पैराग्राफ में रीड कर लिया था कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ऑप्शन लिख देंगे हम सी। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर द स्पीड ऑफ लाइट। समझना, ये हमारा डेंसर मीडियम है ग्लास, वाटर हमारा रेरर मीडियम है, तो रेरर मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा होगी, दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा है, द बॉटम ऑफ पूल फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी डैश ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने नोटिस किया हो तो जब भी हम पूल के अंदर जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो उसका बॉटम है ना वो ऊपर की तरफ आ चुका है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो हमें ज्यादा डीप नहीं दिखाई देता, हमें शैलो दिखाई देता है, ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो हम लिख देते हैं हमारा ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के असर्शन रीजन केस स्टडी एंड साथ साथ में ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना। गुड बाय एंड हैव फन। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।